आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम। इससे पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम देखेंगे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें हम NCERT को लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। आप अपने आसपास जितने भी पदार्थ हैं आप उसको देखिए, वो कितने प्रकार के आपको दिख रहे हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, पदार्थ कितने रूप में होता है? 3 रूप में होता है। कौन कौन से रूप होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब ये पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये क्यों होती है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो कण होते हैं इसकी विभिन्न विशेषताएं होती है। जैसे कण बहुत छोटे होते हैं, या कण पास पास होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है या ज़्यादा होता है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव एवं गैस। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे पदार्थ के जो गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली जो हमारी पदार्थ की जो अवस्था है वो है ठोस अवस्था। इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करना, एक तो पेन लेना है, किताब लेनी, सुई लेनी और लकड़ी की छड़ लेनी। सुई यहाँ पे मैंने ली, गलती से रुई ले लिया था। अब इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का रेखा चित्र बनाइए। इसके चारों ओर हम क्या करते हैं? पेंसिल घुमाते हैं। जैसे ये पेन बना हुआ है, इसके चारों ओर क्या करते हैं? हम इसको पेंसिल को घुमाते हैं। चारों ओर हमारे एक पेंसिल घुमाएंगे तो इसमें हम क्या मिलेगी? एक निश्चित आकृति मिलेगी। जैसे इस किताब के चारों ओर अगर अपन इसकी बाउंड्री बनाते हैं तो हमें एक निश्चित आकृति मिलेगी। इन सभी की, जैसे इस लकड़ी की जो छड़ है उसके चारों ओर बनाते हैं तो भी हमें एक निश्चित आकृति मिलेगी। क्या इन सभी का निश्चित आकार है? तो इन सभी का निश्चित आकार है। स्पष्ट सीमाएं, इन सब की स्पष्ट सीमाएं हमें दिख रही है। तथा स्थिर आयतन है, इनका आयतन भी क्या है? स्थिर है, क्योंकि ये एक फिक्स जगह को घेर रही है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो हथौड़ा मारने से या तो वो टूट जाएंगे, खींचने पर, जैसे अगर हम बात करते हैं रबड़ की, तो खींचने पर रबड़ जो है बड़ा हो जाएगा, गिराने से वो, जैसे पेन को नीचे गिराएंगे तो पेन टूट भी सकता है। क्या इनके एक दूसरे में विसरण संभव है? विसरण का मतलब है एक दूसरे में मिलना। जैसे अगर हम पेन को किताब के साथ में मिला दें तो क्या इसके कण आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे क्या? तो इसमें विसरण जो है संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, दो ठोस कभी भी उसमें विसरण संभव नहीं होता है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? जब हम किताब के ऊपर बल लगाएंगे तो किताब क्या दबेगी? क्या किताब दबेगी नहीं। तो इनका संपीड़न जो है न के बराबर होता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को दबाने की कोशिश करेंगे तो लकड़ी जो है वो नहीं दबेगी। पेन को दबाने की कोशिश करो तो पेन टूट जाएगा, परंतु पेन दबेगा नहीं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ठोसों में संपीड़न जो है बहुत कम होता है, न के बराबर होता है ना, बिल्कुल होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण जो है ठोस के, अभी जो ऊपर हमने सभी उदाहरण देखे थे वो किसके है? ठोस के। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। ये बिंदु आपको याद रखना है। जो ठोस होते हैं इन सभी का क्या होता है? आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन मतलब नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अगर हम बाहर से कोई बल लगाएंगे तो भी जो ठोस का जो आकार है वो निश्चित बना रहेगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ठोसों की क्या है? विशेषता है। पहली विशेषता है निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित आयतन होता है या संपीड़ितता नगण्य होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। तो इस ठोसों की सारी क्या विशेषता है? निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन, संपीड़ितता नगण्य होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और बाह्य बल लगाने पर ये टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? अगर आपके सामने उदाहरण आ जाए रबड़ बैंड, ठीक है, रबड़ बैंड ठोस है, द्रव है या गैस है? जैसे कि ये रबड़ बैंड आपके सामने है, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है?
तो आप बोलेंगे हाँ, इसको अगर हम खींचेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा। जैसे ये इतना सा रबड़ है, इसको हम खींचेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आकार बदल रहा है। क्या ये ठोस है? तो हाँ, ये ठोस है। रबड़ बैंड भी क्या है? ठोस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रबड़ बैंड क्या है? ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? जैसे अलग अलग हमारे पास में बर्तन है ना, ये अलग अलग बर्तन, इसमें अगर हम चीनी डाल देते हैं तो ये इन बर्तनों का ही आकार ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस है क्या? अभी हमने बोला था कि इनका आयतन निश्चित होता है, जबकि ये तो बर्तन के आकार ले रहे हैं। तो क्या ये ठोस है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये ठोस है, क्योंकि इनको अलग अलग बर्तन में रखने पर इनका आकार नहीं बदल रहा है ना। चीनी का जो आकार है ना, वो आकार जो है क्या है? निश्चित है। चीनी का आकार जो है अलग अलग बर्तन में रखने पर भी चेंज नहीं होगा। स्पंज, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्पंज इस प्रकार का होता है जिसको हम दबा सकते हैं। यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। अभी हमने बात की थी कि इनकी संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य होती है। ठोस को अपन संपीड़ित नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज क्या है? ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? कारण सुनिए इसका। क्योंकि ये जो स्पंज है, इसके बीच में जो है खाली जगह होती है। इन खाली जगह में क्या होती है? हवा भरी हुई होती है। जब हम इसको दबाएंगे, दबाने में क्या होती है? हवा इसमें से निकल जाती है और ये दब जाता है, तो इसका संपीड़न हो जाता है। ये सभी ठोस है। ये सभी क्या है? ठोस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, दिन में से कौन सा ठोस नहीं है? रबड़ बैंड ठोस है, और चीनी को अलग अलग बर्तन में रख रहे हैं तो भी वो क्या है? ठोस है। स्पंज भी क्या है? ठोस है। क्योंकि अब ये ठोस क्यों है, इसका कारण समझिए। बाह्य बल लगाने पर भी रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर ये पुनः अपने आकार में आ जाता है। अगर हम बल लगा रहे हैं, बाह्य बल, बाहर से कोई बल लगा रहे हैं, तो रबड़ बैंड का आकार तो बदल रहा है, परंतु जैसे ही हम बल हटाएंगे, जैसे इस रबड़ को खींचा तो ऐसे बड़ा हो गया, और वहाँ से वापस हम इसको छोड़ेंगे ना, तो वापस ये इसी आकार में आ जाएगा। तो बल हटा लेने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। ज़्यादा अगर हम रबड़ बैंड को खींचेंगे तो वो टूट भी जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कारण है कि बल लगाने पर तो आकार बदला है, पर बल हटाने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, इसलिए ये ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या फिर प्लेट में या फिर जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। यही उदाहरण था कि अगर हम चीनी के या फिर शक्कर को जो है अपने हाथ में रख देते, प्लेट में रख देते या जार में रख देते, तो इनके क्रिस्टल जो होते हैं ना, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, इसके आकार नहीं बदलते, इसलिए ये भी क्या है? ठोस है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज में अभी मैंने बात की थी, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिसमें क्या होती है? हवा का समावेश होता है, हवा होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु जो है बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। इसलिए जो है इसका संपीड़न होता है, बाकी ठोसों का संपीड़न नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ठोसों के बारे में सारी जानकारी याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट जो भौतिक अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था है, उसको लेते हैं द्रव अवस्था। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। जल, ये वाटर लिया हुआ है, फिर खाना पकाने का तेल, ऑयल ले लिया, फिर दूध ले लिया, फिर जूस, और फिर शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक ले लिया हमने, ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तन लीजिए। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दीजिए। हमने ये सारी वस्तुएं ले ली है, पानी ले लिया है, ऑयल ले लिया है, दूध ले लिया है, और जूस ले लिया, और शीतल पेय ले लिया है, ठीक है। इन सारों को अपन क्या करते हैं? 50 ml का निशान लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक 50 ml है इस बर्तन में, और यहाँ तक इसमें 50 ml है, और इसमें यहाँ तक 50 ml है, और यहाँ तक इसमें 50 ml। ये हमने 50 ml का क्या कर दिया? सब में निशान लगा दिया, ठीक है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? जैसे ये जो हमारे पास में जितने भी ऊपर द्रव पदार्थ है, इसको अगर हम फर्श पर डाल देते हैं, तो फर्श पे डालने पे क्या होगा? ये सब जो है बह जाएंगे। इनमें बहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, बहना। ये बह जाएंगे, फैल जाएंगे मतलब। यदि एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें, एक कोई भी द्रव लेते, उसका 50 ml जो है इसमें डाल देते, फिर इसमें, फिर दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में, सब में डाल देते, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? हम 50 ml डालेंगे तो सब में 50 के निशान पर भी वो आ जाएगा। तो इन सब का क्या है कि आयतन एक समान रह रहा है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ, इसका आयतन जो है समान रहेगा। क्या द्रव का आकार एक समान रह रहा है? आकार अलग अलग रह रहा है ना, क्योंकि इसमें रखेंगे तो ये इसका आकार ले लेगा, दूसरे में रखेंगे दूसरे का आकार, तीसरे में तीसरे का आकार, चौथे में चौथे का आकार। आकार क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो आकार एक समान रहेगा क्या? आकार एक समान नहीं रहेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बहता है? तो हाँ, बर्तन को एक
जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में इसको द्रव को डालेंगे तो ये जो आसानी से जो है बह जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो द्रव अवस्था होती है उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार जो है आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं। अलग अलग बर्तन में रखेंगे ना किसी भी द्रव को पदार्थ को, तो जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। द्रवों में जो है बहाव होता है, मतलब द्रव जो है बह सकते हैं ना, बहने की प्रवृत्ति होती है। इनका आकार बदलता है इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। तो द्रव पदार्थ जो होते हैं दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। तो इससे हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो देखिए, वापस पढ़ते हैं एक बार। द्रव का जो है आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, ये बिंदु याद रखना है। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। इनका आकार बदलता है इसलिए द्रव जो होते हैं वो दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। ठीक है, ये द्रव की सारी विशेषताएं याद रखनी है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण जो है द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का जो विसरण है वो द्रवों में क्या है, संभव है। विसरण का मतलब है कण का आपस में मिलना। जैसे हमने एक प्रयोग देखा था, इसमें हमने पानी लिया था, ठीक है, और पानी में हमने क्या डाला था, यहाँ से ऊपर नमक डाला था, और नमक क्या है, ठोस है। ठीक है, नमक क्या है, यहाँ पे ठोस है, और पानी यहाँ पे क्या है, द्रव है। तो इसका मतलब नमक जो है वो पानी में पूरा घुल गया था। तो नमक मतलब ठोस, और ठोस का द्रव में क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, मतलब सारे कण जो है उसमें एक दूसरे में अंतर समावेशित हो गए थे। तो यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है ठोस का और द्रव का विसरण जो होता है द्रव में संभव होता है। ठीक है, ये आपको बिंदु याद रखना है। तो ठोस और द्रव का विसरण किस में संभव है, द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है, ये भी बिंदु याद रखना है कि अगर जो कोई गैस है ना, वातावरण में जो गैसें होती है वो भी जो है किस में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। तो इसका मतलब गैस का भी द्रव में क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। वातावरण की गैसें जो है विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें जो है विशेषतः कौन कौन सी गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो जल में जीव जंतु रहते हैं वो जो है इसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बिंदु याद रखना है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है, और ये गैसें विशेषतः है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु है जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। तो जल में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसी ऑक्सीजन को वो सांस के रूप में लेते हैं। इस तरह से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस का, द्रव का और गैस तीनों का विसरण संभव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिंदु याद रखना आपको। जो द्रव होता है उसमें देखिए किसका विसरण है, ठोस का भी संभव है, ठोस के कण इसमें मिल सकते हैं, और द्रव में जो है द्रव भी मिल सकता है, और द्रव में जो है गैस भी मिल सकती है। ये बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गैस में द्रव में जो है ठोस का और द्रव का और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस में, द्रव में जो ठोस मिल सकता है, द्रव मिल सकता है, और गैस भी मिल सकती है। ठोस का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया था, जैसे पानी में हम किसको मिला रहे थे, नमक को मिला रहे थे। और द्रव में, द्रव का एग्जाम्पल अपन जैसे दूध में पानी मिला सकते हैं, ठीक है ना, दूध में पानी मिला सकते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है। और द्रव में गैस का एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया था, जो पानी है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें घुली हुई होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। विसरण की अगर हम बात करें, अगर पूछ ले ठोस और द्रव में ज़्यादा विसरण किस में होता है, तो विसरण जो है द्रव में ज़्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे। ठोसों की अपेक्षा, इसको कलर को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ठोसों की अपेक्षा जो है द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में जो है पदार्थ के कण, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। और ठोस की अपेक्षा में जो द्रव के कण होते हैं उसमें रिक्त स्थान भी क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ठोस के कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है ना,
और द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें भी बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, ये थी हमारी द्रव अवस्था। ठीक है, तो द्रव अवस्था में क्या क्या बिंदु याद रखना है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, और इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, और ये दृढ़ नहीं होता है, ये तरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, और ठोस और द्रव में विसरण किस में ज़्यादा होता है, द्रव में ज़्यादा विसरण होता है। क्यों होता है, क्योंकि द्रव के कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये कोशिश की मैंने आपको द्रव अवस्था पूरी अच्छे से समझाने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी अवस्था है गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था ले रहे हैं हम, लास्ट में हम ले रहे हैं अपनी गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था की हम बात करेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। आपने कभी देखा होगा कि उसके पास में एक पाइप होता है गैस सिलेंडर का, उससे वो बहुत सारे गुब्बारे भर लेता है। उससे पता लगेगा कि एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, आप वो पता करेंगे उसके अंदर कौन सी गैस है और वो कैसे भर रहा है। नेक्स्ट हम एक देखते हैं क्रियाकलाप 1.11। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उसके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर ले, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया। इस प्रकार की हमें जो है 3 सीरीज लेनी है और आगे क्या लगाना है, रबड़ कॉर्क लगाना, मतलब रबड़ का ढक्कन लगाना है ना। ऐसे 3 सीरीज लेंगे अपन 100 ml की। सभी सिरिंजों के पिस्टन को जो है हटा ले। ऊपर वाला जो ये पिस्टन है जिसको अपन आगे यहाँ से पीछे से जो है दबाते हैं, यहाँ पीछे से जो दबाते हैं ना, तो उसको अपन यहाँ से दबाते हैं, तो उस पिस्टन को क्या करते हैं, हटा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार की अपन 3 सीरीज लेते हैं। मान लीजिए 3 सीरीज है, इस प्रकार की समझने के लिए बना रहा हूँ, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, पहली सीरीज में हवा भरते हैं, इसमें अपने को क्या भरनी है, हवा भरनी है। ठीक है, दूसरी सीरीज में जल भर दीजिए, इसमें जल भर लेते हैं, और तीसरी में अपन क्या डालते हैं, तीसरी में चौक के टुकड़े डाल देते हैं। इसमें चौक के टुकड़े डाल दिए हमने। ठीक है, पिस्टन को वापस सीरीज में डाल दीजिए। इसमें अपने जो ये पिस्टल बाहर निकाला था वो इसमें वापस पिस्टल को इसको डाल देना अपन को। ठीक है, तो पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं। सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा देते हैं, उसके ऊपर वैसलीन चिकना बनाने के लिए लगा देते हैं। अब पिस्टल को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश की। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने पिस्टल लगाया है इसको ऊपर से हम क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीनों को अपन दबाएंगे यहाँ से। आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि जो चौक हमने डाला है ना वो आगे दबेगा नहीं, है ना, बहुत कम दबेगा या दबेगा ही नहीं। जल वाला जो है थोड़ा सा दब जाएगा, और हवा वाला जो है पिस्टल बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, किस स्थिति में पिस्टन जो है आसानी से अंदर चला गया है, आपको बताना है कौन सी स्थिति में पिस्टन जो है आसानी से अंदर चला गया है। उस स्थिति में आसानी से जाएगा जिसमें ये हवा भरी हुई है। हवा वाले में जो है पिस्टन आसानी से जाएगा, मतलब गैस वाले में आसानी से जाएगा। अपने परीक्षण में आपने क्या अनुभव किया, हमने ये अनुभव किया कि जो गैस होती है उसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो ऊपर से अपन इसको संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब गैस के कण जो है पास पास आ जाएंगे। जैसे ये कण दूर दूर है, इसको दबाएंगे तो कण क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, मतलब इनका संपीड़न ज़्यादा हो रहा है। जल में थोड़ा सा होगा और ठोस में मतलब बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चल रहा है। हमने देखा है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तो ये बिंदु याद रखना आपको, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता मतलब कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में होता है, गैस में होता है। संपीड़न सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उससे कम किस में होगा, द्रव में होगा संपीड़न, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा, न के बराबर। ठीक है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली, हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए उपयोग की जाती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको। जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है, एलपीजी, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखना। हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उसमें भी संपीड़ित गैस होती है। जो हॉस्पिटल में हमारे नाक के ऊपर जो सिलेंडर लगाया जाता है सांस लेने के लिए, उसमें भी ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये भी याद रखना है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है। वाहन जो होते हैं उसमें संपीड़ित सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल डालते हैं उसकी जगह इस गैस का प्रयोग किया जाता है।
संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। संपीड़ितता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, इसके कारण गैस के जो अत्यधिक आयतन होता है, बहुत सारा ज़्यादा आयतन होता है, ज़्यादा तो जो कण होते हैं उसको अपन संपीड़ित कर सकते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेट्रोलियम गैस है, इसका बहुत सारा आयतन है, ठीक है, इतना सा बहुत सारी फैली हुई है, तो इसको अपन कंप्रेस करेंगे इसके ऊपर, तो ये इतने से जगह में जो है वो आ जाएगी और उसको अपन सिलेंडर में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आराम से। तो आपको ध्यान रखना है, संपीड़ितता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी अधिक होती है किसकी, गैसों की, इसलिए बहुत ज़्यादा जो आयतन होता है उसको एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गैसों की एक विशेषता है, आपको याद रखनी है। तो ये हाईलाइट कर रहा हूँ, वो बिंदु आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। रसोई में कोई खाना बन रहा है तो उसको अपन रसोई में जाए बिना भी अपन पता लगा सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, क्योंकि उसकी गंध जो है हमारे पास आ जाती है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, तो जब खाना पकता है ना, तो खाने के जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, तापमान मिलता है, गर्म हो रहा होता है ना, खाना बन रहा होता है, और वो कण जो हवा में आ जाते हैं और हवा के कण जो है उसके साथ साथ ये गति करते हुए हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो ये इसका कारण है कि जो खाने की गंध के जो कण होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण जो है दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। ये आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। एक गैस का दूसरी गैस में विसरण बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है। कारण है कि कणों में क्या होती है, उसकी तेज गति होती है और उनके बीच में रिक्त स्थान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थी हमने जो पढ़ी है अभी, वो पढ़ी हमने गैस अवस्था, ठीक है। तो गैसों का न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है और गैसों की संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है और गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसा कि ये चित्र बना हुआ है, सबसे पहले ठोस अवस्था, ये ठोस कोई पदार्थ है, उसका एक छोटा सा पार्टिकल लेके यहाँ पे समझाया गया। इसके कण देखेंगे तो देखिए ये कण बहुत पास पास में है ना, बहुत कण पास पास में। जबकि दूसरी अवस्था ये द्रव, यहाँ पे इसमें द्रव भरा हुआ और छोटा सा एक जगह का पार्टिकल बताया गया है, उसमें कण देखिए ठोस की तुलना में थोड़े कण क्या दूर दूर है और इसमें तीर का निशान बनाया हुआ, इसका मतलब ये गति कर सकते हैं। और ये गैस है, यहाँ पे गैस का एक छोटा सा पार्टिकल लेके यहाँ पे इसके कण जो है वो द्रव की तुलना में और भी दूर दूर है ना, और ये स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो ये ठोस, द्रव और गैस के बारे में इसकी तीनों अवस्थाओं के कणों की व्यवस्था को दर्शाया गया है। ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उसकी तुलना भी की जा सकती है। ठोसों में कण गति तो करते हैं, जैसे ये कण है तो ये थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, एक दूसरे से टकराएंगे ना, अपनी जगह को नहीं बदलेंगे। जबकि इसमें जगह ज़्यादा होती तो ये जगह अपनी चेंज भी कर सकते हैं और गैसों में तो बहुत ज़्यादा जगह होती तो ये घूमते रहते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है, अनियमित। अनियमित का मतलब ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं ना, इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं, और ये गति जो होती है अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ही ये कण क्या होते हैं, आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, जिस बर्तन में इसको भरा गया है। और बर्तन की दीवार पर गैस जो होते हैं, गैस कण जो होते हैं, उसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसको दबाव कहते हैं। ठीक है, तो ये दबाव का सूत्र है, दबाव या दाब, दबाव या फिर दाब। दबाव का सूत्र वो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्षेत्रफल को एक इकाई कर दे, क्षेत्रफल को क्या कर दे, प्रति इकाई, मतलब क्षेत्रफल का मान अगर एक कर दे तो जो बल लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गैस के कण
बर्तन की दीवार पर बल कैसे लगाते हैं, तो कण जो होते हैं वो अनियमित गति करते हैं और बर्तन की दीवारों पर से टकराते हैं और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उसको हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो होता है, जो प्रति इकाई आयतन होता है, आयतन को क्या कर देते हैं, अगर इसे ये घनत्व का सूत्र है, वैसे घनत्व का सूत्र आपको याद रखना है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब आयतन को अगर हम एक कर देते हैं तो जो तत्व का जो द्रव्यमान है वो क्या बन जाएगा, घनत्व। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्न को व्यवस्थित कीजिए। अब घनत्व जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अब घनत्व के बारे में अगर हम बात करें ठोस, द्रव और गैस की, तो आपको एक बिंदु सीधा सीधा याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा ठोस, द्रव और गैस में, जनरली बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ठोस का होगा घनत्व, उसके बाद द्रव का होगा और उसके बाद में किसका होगा, गैस का होगा। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ ये मैं, उदाहरण इसमें अपने अपवाद भी हो सकते हैं। अब हमारे पास में जो ऑप्शन है वो देखते हैं अपन। एक है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे कम घनत्व किसका है। तो इसमें से सबसे कम जो घनत्व है वो है वायु का, सबसे कम घनत्व होगा। ठीक है, उसके बाद में वायु से ज़्यादा किसका होगा, चिमनी का धुआं का, क्योंकि चिमनी का जो धुआं होता है उसमें कई पार्टिकल होते हैं, तो वायु से ये क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, मतलब जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। उसके बाद में रुई जो होती है ना, रुई वैसे ठोस है ना, और जल क्या है, द्रव है। तो वैसे ठोस की ज़्यादा होनी चाहिए, रुई की ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु रुई जो होती है वो जल से क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए रुई का घनत्व क्या कम है। उसके बाद में जल का होगा, जल से शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसके बाद में शहद का घनत्व ज़्यादा होगा। शहद के बाद में किसका ज़्यादा होगा, चौक का, और चौक के बाद किसका होगा, लोहे का। तो सबसे ज़्यादा इसमें से घनत्व किसका है, लोहे का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं है उसमें गुणों में जो है क्या क्या अंतर है वो अपन देखते हैं। तो ये सारणी आपके सामने है। सबसे पहले अपन बात करते हैं विशेषता की। ठोस, यहाँ पे तरल का मतलब है द्रव हो जाएगा, द्रव। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। तो ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं आयतन की। तो ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, तरल का जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है ना, तरल का आयतन निश्चित नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको, निश्चित मात्रा नहीं होती है इसकी आयतन की, सॉरी, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव में जो है, एक मिनट में, हाँ, तो आयतन की बात करते हैं अपन। ठोस का आयतन जो होता है निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। जबकि गैस का जो है कोई वॉल्यूम का मतलब आयतन जो होता है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंतरा आणविक बल की। तो ठोसों में जो अंतरा आणविक बल होता है वो मैक्सिमम होता है, इसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और द्रव की बात करें तो ठोसों से क्या होता है, कम होता है। और गैस में जो अंतराणविक बल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि कण इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। फिर हम बात करें अंतरा आणविक स्थान, मतलब रिक्त स्थान की बात करते हैं। तो ठोसों में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और द्रवों में ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में, और गैसों में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। कठोरता और तरलता, तरलता का मतलब बहने की बात करते हैं। तो ठोस कठोर होते हैं, ठीक है, और इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता, मतलब बहने की प्रवृत्ति ठोसों में नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं द्रव की। तो द्रव जो है प्रवाहित हो सकता है, और द्रव कठोर नहीं होते, मतलब ये दृढ़ नहीं होते हैं। और गैस जो होते हैं वो प्रवाहित हो सकते हैं, और ये कठोर नहीं होते। फिर हम बात करते हैं दबाव, मतलब संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब अपन उसको दबा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ठोस के ऊपर अपन बल लगा के उसको नहीं दबा सकते, मतलब संपीड़ितता नगण्य होती है। द्रव को अपन थोड़ा सा संपीड़ित कर सकते हैं, और गैस को अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषता आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है अपन को। इसके बारे में लिखना है, दृढ़ता क्या होती है, संपीड़ितता क्या होती है, तरलता क्या होती है, बर्तन में गैस का भरना, इससे इसका मतलब क्या है, आकार का क्या मतलब, गतिज ऊर्जा का क्या मतलब, और घनत्व का क्या क्या मतलब है।
तो इन सबको मैंने पहले से ही आपके लिए लिख लिया है, तो अपन इसको लिखे हुए को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता को पदार्थ की उस प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आकार में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता होती है। मतलब किसी पदार्थ पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो अगर वो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध कर रही है, मतलब आकार उसका नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, दृढ़ है। जैसे ठोस के ऊपर हम बल लगा रहे हैं, उसका आकार नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, दृढ़ है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें आकार में परिवर्तन का विरोध किया जाता है। ये ठोस पदार्थों द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो अत्यधिक दृढ़ होते हैं। तरल पदार्थ जो होते हैं वो ठोस पदार्थ की तुलना में कम दृढ़ होते हैं, जबकि गैसों में दृढ़ता का गुण बहुत कम होता है। अगला अपना जो गुणधर्म है वो है संपीड्यता। संपीड्यता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जिससे वह दबाव पड़ने पर संकुचित हो जाता है। अपन बल लगाएंगे, दबाव देंगे उसके ऊपर, तो वह संकुचित हो जाएगा, मतलब वो दब जाएगा, तो उसको संपीड्यता कहते हैं। गैसों पे संपीड्यता सबसे अधिक होती है, उसके बाद तरल पदार्थों में होती है, उसके बाद ठोसों में सबसे कम होती है। मतलब अगर हम संपीड्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता किस में होती है, गैस में होती है, और उससे कम किस में होती है, द्रव में होती है, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। नेक्स्ट बिंदु है तरलता। तरलता का मतलब होता है बहना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है। तरल पदार्थों को रखने के लिए बर्तन या धारा की जरूरत होती है। ठोस पदार्थों के विपरीत तरल और गैस आसानी से बह सकते हैं। ठोसों में बहने की प्रवृत्ति नगण्य होती है, जबकि तरल मतलब द्रव और गैसों में बहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा गैस, बर्तन में गैस का बढ़ना। जब किसी बर्तन में गैस भरी जाती है तो गैस के अणु बर्तन में मौजूद हर जगह फैल जाते हैं। किसी बर्तन में गैस भरेंगे तो बर्तन में जितनी जगह है वहाँ पे सब जगह कण अपने फैल जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है और वे तेज़ी से गति करते हैं। इसका कारण क्या है कि गैस के जो अणु होते हैं या कण होते हैं उसके बीच में स्थान बहुत ज़्यादा होता है और वे बहुत तेज़ी से गति भी करते हैं, इसलिए वो पूरे बर्तन में फैल जाएंगे। अणु के लगातार गति में जो गैस के अणु होते हैं वो लगातार गति में रहते हैं, एक दूसरे से और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। और गैसों में अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, इसलिए वे एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। बर्तन में हर जगह फैल जाते हैं और गैस के अणु बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण गैस जो है उस बर्तन का आकार ले लेती है जिसमें उसे रखा जाता है। इसलिए जब आप किसी बर्तन में गैस भरते हैं तो बर्तन को पूरी तरह से भर देता है, क्योंकि गैस के अणु हर दिशा में फैल जाते हैं और बर्तन के हर कोने में पहुंच जाते हैं, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आकार। आकार का अर्थ होता है रूप या फिर आकृति। इसका उपयोग किसी वस्तु या बाहरी चीज़ की बाहरी रूपरेखा या स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। कोई भी हमारे पास में अगर आकृति है, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारे पास में चौका डिब्बा है, तो इसकी चारों ओर की जो बाउंड्री है अगर अपन बनाएंगे ना, तो वही इसका क्या है, बाहरी रूपरेखा है, उसी को क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। ये किसी वस्तु के माप, आयाम या फिर रूप को संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें नीत ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें क्या है, ऊर्जा है। जैसे किसी ठोस अवस्था है, उसके कण जो है गति कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसे किसी वस्तु को विराम से उस गति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर मापा जाता है। किसी वस्तु को अपन गति में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उसी के बराबर वो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो आपको घनत्व का सूत्र याद रखना है। एक तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। और इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, हम आयतन को कर देंगे इकाई। क्या कर देंगे, इकाई। इकाई का मतलब है एक कर दो, इकाई का मान, आयतन का मान एक कर दो। जैसे ही एक करेंगे तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जो घनत्व द्रव्यमान होता है, इकाई आयतन में द्रव्यमान जो होता है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जिसका मतलब ये है कि एक घन मीटर पानी है, एक घन मीटर पानी है, उसमें पानी का जो वजन है वो कितना है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये हमने दूसरा प्रश्न देख लिया। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में बात हो रही है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम इसे रखते हैं, इसका कारण क्या है। तीसरे का बी है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, ठीक है ना। तो ये हमने सब सारे देख लिए। लकड़ी की मेज ठोस होती है क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। हवा में अपन हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा में पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए अपन हाथ आसानी से नहीं चला सकते। और लास्ट सवाल है चौथा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है।
कम होता है। अगर हम बात करें घनत्व की, ठोस और द्रव में घनत्व किसका कम होता है? ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगे ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो द्रव से कम होता है। तो ये सारे के सारे अपन एक बार रीड कर लेते हैं, इसका कारण क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर देखते हैं। जब किसी बर्तन में गैस भरी जाती है तो गैस के अणु जो होते हैं वो बर्तन में मौजूद हर जगह पर फैल जाते हैं। ये ऊपर जो हमने देखा था वही इसका कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है और वे बहुत तेज़ी से गति करते हैं। गैस के अणु लगातार गति में रहते हैं और एक दूसरे से और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। गैसों में अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, इसलिए वे एक दूसरे से चिपके नहीं रहते और गैस में हर जगह फैल जाते हैं, बर्तन में हर जगह फैल जाता है। गैस के अणु बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण गैस उस बर्तन का आकार ले लेती है जिसमें उसे रखा जाता है। इसलिए जब आप किसी बर्तन में गैस भरते हैं तो ये बर्तन को पूरी तरह से भर देता है, क्योंकि गैस के अणु हर दिशा में फैल जाते हैं और बर्तन के हर कोने में पहुंच जाते हैं। तो ये आपको पहले सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा सवाल था, एक बार दूसरा सवाल वापस देख लेते हैं। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, तो इसका कारण भी वही है जो अभी हमने देखा था, ऊपर वाला 7 to 7 प्रश्न है। अब दबाव के कारण देख लेते हैं क्या कारण है। तो पहला है अणुओं की गति। अणु के जो गैस के जो अणु होते हैं वो लगातार गति में होते हैं और ये गति ही दबाव का कारण बनती है। फिर है टकराव। जब ये अणु दीवारों से टकराते हैं तो वे अपनी गति और दिशा बदल देते हैं, इस प्रक्रिया में वे दीवारों पर भी बल लगाते हैं। फिर इकाई क्षेत्रफल जो बल लगता है उसी को दबाव कहते हैं। बर्तन की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है। इसलिए गैस के अणुओं की गति और उनकी दीवारों में होने वाले टकरे ही गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर दबाव डालने का कार्य करती है। अगला सवाल था, लकड़ी की जो मेज होती है उसमें हाथ अपन मतलब लकड़ी की मेज क्या होती है? ठोस होती है, इसका कारण बताना था। लकड़ी की मेज जो होती है ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है और इसके कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, ये इसका कारण है। ठोस पदार्थों की ये विशेषता होती है कि इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है और इसके ठोस के कण क्या होता है? बहुत पास पास होते हैं, इसलिए लकड़ी की मेज जो होती है ठोस होती है। लकड़ी के मामले में भी लकड़ी के कण अणु जो होते हैं या कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण लकड़ी की मेज का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए यही कारण है कि लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाता है। अगला सवाल था कि हवा में हाथ चलाना आसान है क्योंकि हवा के कणों के बीच बहुत कम बल होता है, मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है कणों के बीच में और वे आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे अपन हाथ घुमाएंगे ना तो कण अलग अलग हो जाएंगे। इसके विपरीत लकड़ी के कणों के बीच में बहुत मजबूत बल होता है और वे एक साथ बंधे रहते हैं, इसलिए उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। हवा एक गैस है और गैस कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, उनके बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये सब समझाया हुआ, बस मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब आप हवा में अपना हाथ चलाते हैं तो आपके हाथ की गति से हवा के अणु आसानी से अलग हो जाते हैं, जिससे आपको कोई प्रतिरोध मतलब कोई बल महसूस नहीं होता, विरोध महसूस नहीं होगा। दूसरी ओर लकड़ी एक ठोस है और ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसलिए जब आप लकड़ी के माध्यम से अपना हाथ चलाने की कोशिश करते हैं, लकड़ी के माध्यम से का मतलब लकड़ी के अंदर से अपना हाथ चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने हाथ को लकड़ी के अणुओं को अलग करने के लिए एक मजबूत बल लगाना पड़ता है, जिससे आपको प्रतिरोध महसूस होता है। यही कारण है कि हवा में हाथ चलाना आसान है, ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना मुश्किल है। और लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है, बर्फ़ पानी पर तैरता है क्यों? इसलिए तैरता है क्योंकि जो बर्फ़ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। जो ये बर्फ़ है यहाँ पे तैर रही है, इसका घनत्व क्या है? कम है, जबकि जल का घनत्व क्या है? ज़्यादा है। जब पानी जमता है ना, बर्फ़ बनता है, तो उसके अणु क्या होते हैं? एक विशेष संरचना में व्यवस्थित हो जाता है। ऐसी एक संरचना बनाते हैं जिससे बर्फ़ का जो आयतन होता है ना वो बढ़ जाता है और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन और घनत्व और द्रव्यमान जो घनत्व और आयतन जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर आयतन घटेगा, ठीक है ना, तो घनत्व बढ़ेगा और अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। तो एक ऐसी संरचना बना लेते हैं जिससे कि क्या होता है? बर्फ़ का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। अगर आयतन बढ़ गया इसका मतलब घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है। चूँकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है इसलिए घनत्व कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरती है। तो सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं देखी है। तीनों अवस्थाओं को मैंने आपको कोशिश की अच्छे से समझाने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।